अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टडी विद ईआरडी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो लेक्चर है चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिकॉज लास्ट पे हम लोग जैसे कि लेक्चर नंबर 17 में पढ़ रहे थे बॉन्ड्स के हवाले से, अब उस बॉन्ड्स के हवाले से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो स्टूडेंट मेरे जो चैनल पे अभी न्यू आए हैं वो काइंडली 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ब्यूटीफुल सा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा अपने जैसा अपनी चेहरों के जैसा मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं आपको बार कह चुकी हूँ, रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। और जो स्टूडेंट अभी लेक्चर नंबर 18 पे डायरेक्ट आए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर नंबर 17 ज़रूर करें। जो छोटू सा मनूस आए, इससे आपको ये होगा कि उससे आपकी बेस बन जाएगी और आगे उसकी वैल्यूएशन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वैल्यूइंग अ बॉन्ड। बॉन्ड तो हमने पढ़ लिया था। अब बॉन्ड जो है, जो कि हमने एक पढ़ा हुआ था, एक गवर्नमेंट का दिया हुआ एक पेज होता है जिसके थ्रू हम लोग गवर्नमेंट जो है हमसे लोन इकट्ठा करती है। वैल्यू क्या होती है, हमने वैल्यू पढ़ा हुआ है, किसी चीज़ की कीमत को वैल्यू कहते हैं। आगे आया हम कहते हैं इसकी क्या वैल्यू है। फेस वैल्यू मीन टू से इसके फेस पे क्या वैल्यू लिखी है। इसके फ्रंट फुट पे जो नज़र आती है, जिसके फेस हमें सामने नज़र आता है किसी भी शख्सियत का, वैसे ही इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। ये उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ज्यूम यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसकी फेस वैल्यू $1000 है। द प्रॉमिस्ड एनुअल कूपन इज $100, ठीक है। एनुअल कूपन होगा $100 का। बॉन्ड मेच्योर इन 20 years, the market required return on similar bond is 10%, ठीक है। अब देखा जाए तो ये $100 हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। हमारे लिए फेस वैल्यू हमने जब इसकी निकालनी हो तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आज अगर हम 1000 का बॉन्ड ले रही है तो आया इसकी 20 साल के जो 1000 का बॉन्ड है, जो हमें 1000 का मिलना है, तो आज अगर उसकी वैल्यू होती तो कितनी होती, 148, ठीक है। ये $148 की वो बता रहे हैं, या 148.64 आप समझ लें। अगर आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती 1000 रुपया जो हमें मिलना है, उसकी आज 148 होती। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन पेमेंट, जब हम कूपन की पेमेंट निकालने लगे तो डेफिनेटली हमने जो प्रॉमिस किया उनको एनुअल पेमेंट का $100 का, तो उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सेम एज इट इज, बट बिकॉज इट्स एनुअली, it's gradually every yearly we can pay this installment, so we have to same formula use in above present value, but there is a slightly change. We can divide it and one minus because it's present value। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि 1 माइनस जो होगा प्रेजेंट वैल्यू होगा और -1 एंड पे जब होगा तो वो फ्यूचर वैल्यू होगा। इसको डिवाइड करना है 0.10, मतलब कि हमने जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है, मार्केट रेट है, इस पे रिटर्न आता है। तो आपकी ये जब वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि $1000 किस तरह से, ठीक है। ओके, valuing a bond, a discount bond. Assume you have the following information. सेम एज इट इज ऊपर की तरह ही है, आपने इसको दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल खुद देखनी है। ऊपर वाली एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई है, नीचे वाली एग्जाम्पल आपने करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको कोई इशू आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको उसको रिजॉल्व करूंगी। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूइंग अ बॉन्ड, अ प्रीमियम बॉन्ड। Assume you have the following information. BMW bond have $1000, $1000 फेस वैल्यू। इसमें जो है हम इसको $1000 फेस वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पे भी एग्जाम्पल को शो किया गया, 20 ईयर्स की है, एनुअल कूपन पेमेंट है $100। द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिमिलर बॉन्ड इज 8%। इस पे ऊपर 10% था, इधर 8% को शो किया है। बाकी सेम एज इट इज इन्होंने एग्जाम्पल को शो किया है। बाकी अब अगला स्टेप देखते हैं, बॉन्ड प्राइस सेंसिटिव टू यील्ड। यील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यील्ड के बारे में कि यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है। ईयर्स टू मैच्योरिटी इसको कहते हैं। ये वो ईयर्स टू मैच्योरिटी वो होते हैं जिसमें मैच्योरिटी हो जाती है कूपन की, और बॉन्ड वगैरह की प्राइस का बारे में डिस्कस करेंगे।
बेस्ड ऑन आवर, जैसे कि इन्होंने एक साइड पे, अगर मैं इस ग्राफ को देखना चाहूँ तो एक साइड पे इन्होंने बॉन्ड प्राइस रखी हुई है कि $600, $800, $1000 की, ठीक है। अब चूंकि हमने देखा है हमारा जो डॉलर है $1000 भी आ रहा है, तो इसका क्या 10% है। 10% एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को इसकी यील्ड टू मैच्योरिटी का आइडिया हो सकता है, ठीक है। ये 10% पे यील्ड टू मैच्योरिटी का पॉइंट है। Based on our example, we can write a general expression for the value of a bond if a bond has उसकी फेस वैल्यू ऑफ ए पेड एट मैच्योरिटी। जब उसकी फेस वैल्यू मैच्योरिटी पे पे की जाएगी, अब कूपन ऑफ सी पेड फॉर पर पीरियड, जो कूपन है वो पर पीरियड पे किया जाए। टी टी पीरियड्स टू मैच्योरिटी, टी जो है उसकी पीरियड टू मैच्योरिटी भी शो हो रही है, और उसके आर पीरियड, ये सारी चीजें जब होंगी तो हम उसकी वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालेंगे। मतलब कि ये एक सिंपल वर्ड में मैं आपसे अगर बात करूँ तो ये सारी चीजें जो इन्होंने शो किया वो उसी को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को बताया। यही चीजें अगर होंगी तो हम बैड बॉन्ड की वैल्यू को इवेलुएट कर लेंगे। अब चलते हैं सेमी एनुअल कूपन्स। एक तो होता है एनुअल, एनुअल होता है एक साल, सेमी एनुअल होता है साल में 2 बार, ठीक है। इसी तरह देखा जाए तो हम लोग अगर देखते हैं क्वार्टरली, तो मतलब साल में 4 बार, ठीक है। Bond yields are quoted like APRs, the quoted rate is equal to the actual rate per period, ठीक है। जब वो कहता है बॉन्ड यील्ड को quoted like, तो जब बॉन्ड यील्ड का रेट जो है, यील्ड रेट जो है, कूपन रेट जो है वो इक्वल हो जाता है कोटेड रेट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बताया होता है या हम लोगों ने एज्यूम किया होता है, तो एक्चुअल रेट के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पीरियड इन अ ईयर। उसको ये जो हमने नीचे एग्जांपल को देख लेते हैं, ये इस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि फेस वैल्यू है उसको हमने डिवाइड किया है उसके नंबर ऑफ ईयर्स में, नंबर ऑफ ईयर्स से हमने मल्टीप्लाई किया है। 8% जो था उसका रेट था, और उसमें हमने 1 प्लस किया है बिकॉज इट शोज अ 1 प्लस मीन टू से 1 एक्स्ट्रा मंथ विच इज इन एडवांस वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। ये जब जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम 1 को ऐड करके उसमें एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक्यूरेट आंसर निकालें। आगे चलते हैं, जैसे कि ये देखें, टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल यील्ड ऑन दिस बॉन्ड, आपने बेसिकली, मैं आपको इसलिए इसमें इतने ज़्यादा नहीं कुछ करवा पा रही क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस पे ही ये आएंगे। मैं आपको क्लैरिटी थोड़ी बहुत दे सकती हूँ, आप उससे आगे जो मेन आपने प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। अब देखा जाए तो इफेक्टिव एनुअल यील्ड का रेट निकालना हो तो किस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से निकालते हैं। किस तरह, EAR, इफेक्टिव एनुअल यील्ड रेट, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या है, एक जो हमें वो परसेंटेज देंगे तो उसको हम प्लस करेंगे, और एवरी 6 मंथ लिखा है, मतलब कि जैसे मैंने आपको सेमी एनुअल बताया था उसमें 6 मंथ भी वो लिख सकता है, सेमी एनुअल भी लिख सकता है, ठीक है। और ट्वाइस अ ईयर भी लिख सकता है। ये सारी टर्म्स हैं, आपने इनसे कंफ्यूज नहीं होना। ये ट्वाइस 6 मंथ, इसको हमने ये 2 से शो किया और इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। -1 मीन से हमने इसकी जो फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। द रिस्क दैट अराइजेस, अब देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट रिस्क होते क्या, द रिस्क दैट अराइजेस फॉर बॉन्ड ओनर्स फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऐसा रिस्क जो कि इंटरेस्ट रेट की अप एंड डाउन और उसमें कोई चेंजिंग की वजह से आता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। और ये डेफिनेटली आपको पता है मार्केट के रेट्स के अप एंड डाउन होते हैं, ये कोई हम लोगों की वजह से नहीं होता, ये मार्केट की रेट्स या मार्केट में ऐसी रेशियोज चल रही होती हैं, या मार्केट में ऐसे सिनेरियोज या कंडीशंस क्रिएट हो चुकी होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये है इंटरेस्ट रेट वो अप एंड डाउन में मिला होता है। कभी टाइम ऑफ मेच्योरिटी इसमें शो हो रही होगी, बाद में ऐसा होता है टाइम मेच्योरिटी का भी इफेक्ट आ रहा है, तो कूपन रेट का चेंजिंग आ रही होती है। The risk on a bond depends on how sensitive its price is to interest rate change. इसका रिस्क ये भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना तो सेंसिटिव है। बॉन्ड सेंसिटिव मीन से ये नहीं है कि आप उसकी सेंसिटिविटी ये है कि वो, सेंसिटिविटी मीन्स वो बॉन्ड जिस शेयर पे जिस कंपनी के बेस पे लिया गया आया, वो कंपनी कितनी सेंसिटिविटी में है।
अगर तो कंपनी ऐसी है जिसकी प्रोडक्ट जो है जो अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल मतलब ऐसी चीज जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि ऐसी कंपनी जैसे स्टोर्स वगैरह का, वो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि लोगों की ज़रूरत है, उन्होंने इस्तेमाल करनी है, तो वो बहुत टेस्ट सेंसिटिव होती हैं। और अगर ऐसे प्रोडक्ट जो कि जस्ट सीजनल हो, सर्दियों में यूज होती है, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में होती है तो सर्दियों में नहीं, तो दैट मीन्स इज अ लो बेनिफिट प्रॉफिट टेबल बिजनेस, ठीक है। ये एक डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं इस तरह से। while looking at a bond, while we kept in our mind all other things must be equal, the longer time to maturity the greater the interest rate is, ठीक है। अगर लॉन्गर टाइम टू मेच्योरिटी होगा तो उसमें अगर ज्यादा टाइम लॉन्ग होगा तो क्या होता है, ज्यादा रिस्क के चांसेस होते हैं। आपने कभी नोट किया जब आप लॉन्ग टर्म में होते हैं उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं रिस्क के। कोई बैड डेट हो सकती है, कोई बंदा भाग भी सकता है, अब आपसे उसने पैसे लेके चला गया, बाद में ऊपर से मार गए, खुदा ना खास्ता, तो ये लॉन्ग टर्म के रिस्क होते हैं। जबकि हम शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत कम रिस्क होते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसका जो कम होता है। All things being equal, the lower the coupon rate, the greater the interest rate is, ठीक है। अगर आपका कूपन रेट भी कम हो तब भी रिस्क के चांसेस इंक्रीज होते हैं। We can illustrate the characteristic of graphically, ये चीजें शो करें कि 5% था तो 1 ईयर में 1047, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसी तरह से इसमें भी ऐसा ही होगा। अब आप ये देखिए वो ग्राफिकली वो इनको शो कर रही है, जैसे कि ये ऊपर अमाउंट को शो किया उन्होंने कि जब हम लोगों ने 30 ईयर्स में $1768 मिल रहे हैं 10% 5% पे, 10% पे $1000 कम हो गया है, 15% पे उससे भी कम मिल रहा है 10 20, बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क एज योर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक साइड पे बॉन्ड वैल्यू को शो कर लिया, एक साइड पे इंटरेस्ट रेट को शो किया। ये देखिएगा 5% इधर है, 500 शो हो रहा है बॉन्ड वैल्यू, तो जब इसमें से 1000 का 1000 10% होगा तो यहाँ पे आके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम जो इक्वल इक्वल प्रॉफिट मिल रहा होता है जो आपके लिए बेयरेबल होता है, ठीक है। ये उसी को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है, आप पढ़ लीजिए हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 18। उम्मीद है आपको कुछ कुछ ना कुछ इसमें समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा वैसा कंफ्यूज करते हैं तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगी। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं, बल्कि रिफ्यूज़ करते हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से मैं बिजी होती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया करें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बूस्टअप होंगी, तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी, और भी लेक्चर्स हम करेंगे। और आप मुझे बताइएगा प्लीज़ कि और कौन कौन से लेक्चर्स आपने और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। थैंक यू। अगले लेक्चर के तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।